या गुड इवनिंग। सो आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात जैसे ग्लोबल इनइक्वालिटीज का जो टॉपिक था उस पे ऊपर हम बात कर रहे थे। तो आज जो हमारी बातचीत रहेगी वो कॉजेस ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटीज के ऊपर रहेगी, और साथ में कोशिश हम ये करेंगे कि फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ग्लोबल इनइक्वालिटीज वो क्या क्या हैं, उनके ऊपर हम बात करें। तो जो कल हमने जहाँ छोड़ा था उसके आगे लेने की कोशिश आज करते हैं, और उसमें ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो खाई जो ग्लोबली हम देखने की कोशिश करें, तो तीन जो बड़े बड़े जो कैंप्स हैं राष्ट्रों के, जिसमें कि कई राष्ट्र शामिल हैं, कई देश उसमें शामिल हैं, तीन बड़े बड़े कैंप्स, उनमें जो इनइक्वालिटीज है वो किन कारणों से होती है, रादर वो किन कारणों से अप डाउन है, ऊपर नीचे हैं, जो हमने कल जैसे डिटेल में हमने इसको देखने की कोशिश की थी। तो उसको आज हम उनके कारणों को ढूंढने की पहले कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसको अगर पहले हम इसको देखने की कोशिश करें, तो कारणों में जो हमारे सामने जो रहेगा वो ये रहेगा कि सबसे पहला जो कारण है इसका, दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफिकल जो रीजंस हैं सबसे बड़े वो रहते हैं कि किन देशों में, किन प्रदेशों में, किन जगहों पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो सकती है, उसके लिए जो है ये भौगोलिक जो कारण है बहुत बड़े भूमिका निभाते हैं। और उसमें जो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो जिनकी की इकोनॉमी से प्रभावित होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ऐसी कंडीशंस हैं कि जो उसका जो बेनिफिट है उन ज्योग्राफीज का, वो बेनिफिट उनका लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, तो कई भागों में बटा हुआ हिंदुस्तान है। उसमें ज्योग्राफिकली अगर देखने की कोशिश करें, तो अगर हिमाचल का कंपैरिजन पंजाब के साथ करें, तो पंजाब के जो लोग हैं दे आर मोर प्रोस्पर एज कंपेयर टू हिमाचल। तो उसमें सबसे बड़ा जो फर्क है, और हिमाचल के हिसाब से देखें तो पंजाब की जो पर कैपिटा इनकम है वहां की, वो भी ज्यादा है, और वो लोग जो हैं वो ज्यादा साधन संपन्न और साथ में संपन्न हैं हर लिहाज से। परंतु अगर हिमाचल को देखें तो वहां कम है। तो सबसे बड़ा जो कारण उसका है ज्योग्राफी। रोड उनके देख लीजिए कैसे हैं, हमारे रोड देख लीजिए। उनके जो इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन देख लीजिए। हमारा हर दूसरा बच्चा जो है वो कहाँ दौड़ा होता है, चंडीगढ़ पढ़ने के लिए, या पंजाब में कहीं ना कहीं काम करने के लिए, या कहीं किसी और कारण से वहां दौड़े होते हैं। कहने का अर्थ क्या हो गया कि इस ग्लोबल इनइक्वालिटीज को इसी तरह से, एक तो छोटा सा एग्जांपल हमने दिया, अगर इसको हर जो दूसरा व्यक्ति है वो चाहता है कि मैं या तो अमेरिका जाऊं या तो कनाडा जाऊं, पंजाबी कनाडा के वो प्रेफर करते हैं, और जो हम लोग हैं और अदर देन पंजाबीज, वो प्रेफर करते हैं कि अमेरिका, इंग्लैंड या कहीं ऑस्ट्रेलिया, जो बड़े बड़े देश हैं, वहां कहीं ना कहीं हमारा जो है वो सेटलमेंट कुछ हो जाए और वहां हम नौकरी करने के लिए जाएं, और अदर अपना स्किल है उसको दिखाने के लिए जाएं। तो उसकी वजह क्या है, कहीं ना कहीं उसकी वजह क्या है कि वहां पाए जाने वाली वो अपॉर्चुनिटीज, वहां पाए जाने वाला वो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से वो वहां जाने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है, बहुत बड़ा कारण बनता है ग्लोबल इनइक्वालिटीज के लिए। देन नंबर टू जो है दैट इज क्लोनिज्म। अब क्लोनिज्म का मतलब उपनिवेशवाद है। अब उपनिवेशवाद में जो था वो एक शब्द कहा जाता है कि इनइक्वालिटी ब्रीड्स इनइक्वालिटी। पहले की असमानता अगर है तो उस असमानता से सिर्फ असमानता पैदा होती है, और ये उपनिवेशवाद का शिकार भारत भी रहा है। और भारत जैसे कई जो देश हैं जो उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं, जिनको हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज के नाम से जानते हैं। तो उसमें अगर दिखने की हम कोशिश करें, तो उन्होंने क्या कर दिया, हमारे एंसेस्टर्स ने जो हमें लाके दिया, उसी को आगे हमने उसको कैरी करने की कोशिश की। एंसेस्टर ने हमें क्या दिया, जमीन हमें दी, हमें कोई जो एस्टेब्लिश बिजनेस था वो हमें दिया, परंतु उसमें हमने क्या कर दिया कि उसकी वजह से हम अपने जगहों पे, अपने स्थानों में सेटल हुए, अपने कंट्रीज में सेटल हुए, कहीं और चले गए, परंतु उसके बावजूद भी जो हमारी इकोनॉमी का लेवल है वो नहीं बदला, क्योंकि हमने उसमें इस तरह की कोई चीजें नहीं की। और ये सोच जो हमारे अंदर है, ये सोच जो हमारे अंदर है
कि जो पीछे से हमें मिला हुआ है उसी में संतुष्ट रहो, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और ये इनइक्वालिटीज को दूसरी जगहों पे ले जाने के लिए ये बहुत ज्यादा, जो जब उसको शिफ्ट कर देंगे वो इनइक्वालिटीज हमारी वैसी की वैसी रहती है, बहुत बड़ा कारण बनता है। नंबर 3 है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करें तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे कल हमने बात की थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, होती है, और उसके बाद सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। पर इंडिया की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ जो सिंपली देखते हैं, वो हम क्या देखते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर हम चलते हैं। अब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जिनकी, कल हमने देखा था कि 175 साल पहले थे वो, और उसके बाद जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी आई वो 175 साल के बाद आई। तो जो पहले लीड ले चुके हैं, जो पहले उस रास्ते पे चल चुके हैं, उनके लिए उस रास्ते पे जब आगे जाएंगे तो और एडवांसमेंट होगी, ना कि उनका कोई नुकसान होगा। तो इसलिए यहाँ पूरा का पूरा जो कोशिश रहेगी वो इस तरह से रहेगी कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी है, वो पुअर कंट्री फिर पुअर रहती है जितनी मर्जी कोशिश कर ले, और जो दूसरी जो कंट्रीज होती हैं वो उस अपनी इकोनॉमी के बेस पे आगे बढ़ती रहती हैं। आज छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखने की कोशिश करें, तो जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जैसे नेपाल हो गया, जैसे कई कंट्रीज, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, और पाकिस्तान भी ऑफ कोर्स, जिनकी पर कैपिटा इनकम जो उस तरह से एशियन कंट्री की हम बात कर ले, उसके बाद अफ्रीकन कंट्री में अगर हम चले जाएं, तो उनको कंपेयर करने के लिए अगर देखने की कोशिश करें, तो उनकी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज समथिंग नॉट गुड एट पार विद डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज। जब उनके साथ नहीं होगा तो फिर उनके लिए बहुत ही मुश्किल, रादर इस तरह की चीजें जो है उसको प्लान आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देन पॉपुलेशन ग्रोथ इज अनदर बिग फैक्टर। जिस देश में खाने वाले मुंह ज्यादा होंगे और रिसोर्सेज कम होंगे, तो उससे अनडाउटली जो है फर्क पड़ता है। और जो फर्क पड़ने की जो हद है उसकी इतनी है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ हमारे रिसोर्सेज तो बढ़ नहीं रहे हैं, वो तो डिप्लीट हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। हर 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 बार वो यूज होते हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। तो जब वो डिप्लीट हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, तो अनडाउटली उसका जो रिजल्ट होगा वो कहीं ना कहीं हमारी केस पे होने वाला है, कहीं ना कहीं हमारी उन चीजों पे होगा जो कि हमें जो है आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। तो ये, और फिर उस प्रभाव की वजह से जो ग्लोबल इनइक्वालिटीज जो है वो इंक्रीज होती हैं। अगर हम नेशनल वाइज देखें, तो अगर घर में भी अगर परिवार का साइज किसी का बड़ा है, तो आप देखिएगा कि जिसके परिवार का साइज बड़ा है, वो कंपैरेटिवली जिनका की परिवार का साइज मैनेजेबल है, छोटा है, उनकी तुलना में उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो उनका अलग ही होगा और दूसरों का अलग होगा। इस तरह से एक और जो है फिर एक और कॉज है गवर्नमेंटल पॉलिसीज। सरकार की पॉलिसीज कैसी हैं? अब सरकार अगर डिसीजन लेने वाली है, फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचरिस्टिक या डिसीजन लेने वाली है, तो यहाँ क्या होगा कि जितनी भी कंट्रीज हैं, रादर हम ग्लोबली हम बात करें, तो जितनी भी कंट्रीज हैं जो कि डिसीजन लेते हैं इन इंटरेस्ट ऑफ नेशन या देश के पक्ष में, या रादर देश के फेवर में जब कोई डिसीजन लेते हैं, तो अनडाउटली उससे क्या हो जाता है, उससे वो देश आगे बढ़ता है और उसकी जो इनइक्वालिटीज है वो कम होती हैं, कम होती जाती हैं। परंतु जहां डिसीजन लेने की आजादी नहीं, नंबर वन, नंबर टू, ना ही उस डिसीजन लेने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हों, तो फिर वहां क्या हो जाता है, वहां सिंपल शब्दों में देखें तो वहां जो चीजें हमें मिलेंगी वो दैट वुड बी ऑल टुगेदर एंड इंटायरली डिफरेंट। वो अलग होती हैं पूरी तरह से, और वो हम उस इक्वल इनइक्वलिटीज को हम कोप नहीं कर पाते हैं। देन उसके बाद एक और जो फैक्टर है, कॉज है, वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक ऐसा कारण बनता है, एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि राजनीतिक तौर से अगर हम स्थिर नहीं है, तो वी कैन नॉट टेक एनी गुड डिसीजन। रादर फ्यूचरिस्टिक डिसीजन को हम तभी ले सकते हैं जिससे कि इनइक्वालिटी को रिमूव कर सकें या मिनिमाइज कर सकें। रिमूव करना तो बहुत दूर की बात होती है, पर मिनिमाइज कर सकें और हम दूसरी जो लोग हैं उनको फॉलो कर सकें। तो उसके लिए हमें जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बहुत जरूरी चाहिए होती है। और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से ही कई ऐसी चीजें होती हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जो उन रिसोर्सेज का यूज करने में और उनका एक्सप्लॉइट करने में इन द वाइटल इंटरेस्ट ऑफ कंट्री और नेशन वो सक्षम रहती हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल यहाँ डालने की कोशिश की गई है, अंकोला एक जो है साउथ अफ्रीकन कंट्री है, और उसमें रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा हैं, परंतु उसके बावजूद भी उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है।
और उसकी वजह से फिर कई चीजें जो होती हैं वो जो है वो ग्लोबल इनइक्वालिटी के लिए जिम्मेदार बनते हैं। छोटा सा एग्जांपल और आपको देता हूं मैं। हिमाचल की अगर हम बात कर लें, तो हिमाचल की बात कर लें तो हिमाचल में जो 5, मैं एक सिर्फ, क्योंकि मेरा जो एक्सपर्टीज है, मेरा जो मेन कंसर्न है वो है नदियों से संबंधित। मैं रिसर्च भी करता हूँ और उनकी जानकारी थोड़ी सी मुझे ज्यादा है। तो अगर हिमाचल की नदियों को अगर हम देखें तो 5 बड़ी नदियों की कई सहायक नदियां हैं, और उन पर बनने वाले जो विकासात्मक जो परियोजनाएं हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हम जिसको बोलते हैं, ये सरकार कर सकती थी, हमारी हिमाचल सरकार, परंतु हिमाचल सरकार के पास पैसे कहाँ है। जब पैसे नहीं है फिर उन्होंने एनएचपीसी को बुलाया, एनएचपीसी से काम नहीं बना तो सतलुज जल निगम बोर्ड बना, बीएनएल जिसको हम बोलते हैं वो बना, उससे भी काम नहीं बना। तो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उसको एग्जीक्यूट कर सकता था आराम से, उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो थे वो उन्होंने ले लिए। और उसके बाद जब छोटे छोटे प्रोजेक्ट लिए तो उसकी वजह से अब क्या हो गया कि अब प्राइवेट प्लेयर आ गए, जिसको हम आईपीपी कहते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कहते हैं। और आपकी जानकारी के हिसाब, जानकारी के लिए बता दूं, चंबा में ऐसे पावर प्रोड्यूसर का जो नंबर है वो 125 है अभी तक। 125 प्रोजेक्ट्स जो हैं मात्र चंबा में ही लग रहे हैं। बाकी पूरे हिमाचल में हजारों के हिसाब से प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर आईपीपी जो हैं वो आ रहे हैं। इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो जाता है कि हम कोई फैसला तो लेना चाहते हैं, परंतु उसके लिए रिसोर्सेस हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अगर रिसोर्सेज सही से मैनेज कर पाते तो हिमाचल को कहीं से कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं थी। 28,000 मेगावाट की पोटेंशियल वाला ये स्टेट, तो इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बनने जा रहा है, पर फायदा किसको है? आपको हैरानी इस बात की है होगी, फायदा किसको है? फायदा आइदर एनएचपीसी को होगा, या सतलुज जल निगम बोर्ड को होगा, या इन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर को होगा, ना कि स्टेट को होगा। अब यहाँ एक जानकारी आपको और बता दूं, ये बोलते हैं कि हम 12% रॉयल्टी हमें मिलती है। नो माय डियर, दैट इज नॉट रॉयल्टी, रॉयल्टी नहीं है वो। और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1984 का है हमारे पास हिमाचल का, उसके मुताबिक वहां एक असिस्टेंस है, वो असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट, बिकॉज द पीपल ऑफ दैट वेरी स्टेट हैव बीन अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट वेरी प्रोजेक्ट। सो गवर्नमेंट के को अप्राइज करने के लिए, गवर्नमेंट को एक जिसको बोलते हैं कि गुड बुक्स में गवर्नमेंट के रहने के लिए ये 12% का जो नाटक है उसको किया जाता है। जबकि अगर 12% भी होते तो सोचिएगा कि चमेरा अगर जो हमारे घर के पास ही है 540 मेगावाट का है, प्रॉफिट 21,000 करोड़ का है, प्रॉफिट इसका 21,000 करोड़ का 12% कितना होता है। और ऐसे ही अभी अगर हम बात करें तो कम से कम जो है वो 6,000 से ज्यादा मेगावाट का जो पावर प्रोडक्शन है वो अभी तक हमारा हो चुका है। आप सोचिएगा कि 540 से इतना है तो 6,000 जो मेगावाट का पावर प्रोडक्शन हो चुका है उससे कितना होगा, और उसका 12% कितना होगा, जरा सोचिए, कल्पना करिएगा। हिमाचल को कोई भी कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, परंतु इट टोटली डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल विल, हाउ वी टेक द थिंग, हाउ वी एग्जीक्यूट द थिंग। एनीवे, देन एक और बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल इनइक्वालिटी का, दैट इज नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स मैंने कोई भी ऐसी चीज जो कि नेचर ने क्रिएट की और उस देश की या उस प्रदेश की या उस स्थान की इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर दिया, तो उसे उसकी वजह से, चाहे वो अर्थक्वेक है, चाहे ड्रॉट है, हरिकेन्स है, या कोई ऐसे डिजास्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं टू क्रिएट इनइक्वालिटी इन दैट वेरी कंट्री। क्योंकि जो पैसा होता है या रादर जो फंड्स हैं, उन सारा सबका प्रयोग जो है लोगों की जान बचाने में और उन्हें रिहेबिलिटेट करने में लग जाता है। फिर उनके पास इतना पैसा नहीं बचता, रादर इतनी चीजें नहीं बचती जिसकी वजह से वो सारा जो है उसको दोबारा से रीबिल्ड कर सके, या तो रीबिल्ड करेगा या तो फिर वो क्या करेगा, उस ग्लोबल इनइक्वालिटी को रादर अपनी इक्वालिटी को इक्विटी लाने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ एक कारण है जिसकी वजह से ग्लोबल इनइक्वालिटी जो वो क्रिएट होती है। अब इसके लिए फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन से कारक हैं ग्लोबल इनइक्वालिटी के लिए, उसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे बड़े जो फैक्टर इसके लिए बनते हैं, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर इसका है ग्लोबल इनइक्वालिटी के लिए। जो अभी जो उस पे पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ एक जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की जो दर है
सारी दुनिया में बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है, बहुत रैपिड स्पीड से बढ़ रही है। और उसकी वजह से रूरल और अर्बन का जो क्वांटम है वो भी डिस्टर्ब हुआ है पूरी तरह से। गांव के लोग जो है उठ के शहर जा रहे हैं, और शहर जैसे ही वो जाते हैं तो वहां झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, रादर ये लो इनकम के जो मकान हैं उनमें रहेंगे। उनकी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज है, और वहां गांव में खेती छूट गई, और जो गांव में बुजुर्ग रह गए हैं, उत्तरांचल का एग्जांपल अभी हमारे पास आया था एक, और उसमें एक छोटा छोटा मैं लोकल एग्जांपल ही दूंगा, इंटरनेशनल नहीं दूंगा। और वो जो एग्जांपल एक आया था हमारे पास, उस एग्जांपल ने हमें क्या कर दिया कि गांव खाली हो गए हैं, और उस गांव में 60 साल से ऊपर के ही मात्र लोग बचे, जो बुजुर्ग हैं, जो या बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं, जो कमाते नहीं है वही सिर्फ गांव में है। अब जो कमाते नहीं वही गांव में है, तो खेती कौन करेगा? खेती कौन करेगा? जो वर्किंग पॉपुलेशन दैट हैज शिफ्टेड टू सिटी फॉर सम रीजन। रीजन क्या है? कि रोजगार नहीं है, और उसके लिए वो शिफ्ट करते हैं। और अगर इसको इंटरनेशनल लेने की कोशिश करें, तो जैसे अमेरिका में जाने के लिए नेपाल से लोग जो जाते हैं या भारत से भी जाते हैं, अमेरिका में हर देश का कोटा फिक्स है, इस देश से इतने लोग आएंगे और इस इन इन कैटेगरीज में आएंगे। ठीक है, इंग्लैंड में भी ऐसा ही है। और जो भी यहाँ से जाता है, तो वो जाएगा कौन? जिसके पास नहीं होगा कुछ, जो पहले ही साधन संपन्न है, जिसका सब कुछ है, वो क्यों जाएगा? वो क्यों जाएगा? तो उसको देखने की कोशिश करें, तो इससे ग्लोबल इनइक्वालिटी जो है इनहांस होती है। और ये जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, ये हाई डिग्री में आज परसिस्ट करती है, बहुत ज्यादा इसका दर है इसकी, और उसकी वजह से जो है वो इनकम में हमारी इनइक्वालिटी क्रिएट होती है लार्ज स्केल पे। और उसके बाद सेकंड जो है, इन्फ्लेमेटरी राइज इन प्राइस। जब मूल्यों में, बाजार जब गर्म होता है और मूल्य में बढ़ोतरी होती है, और इन्फ्लेशन रेट में, महंगाई दर में जैसे बढ़ोतरी होती है, तो महंगाई दर जो है वो बहुत ही बुरी तरह से किसी भी इकोनॉमी को प्रभावित करती है। अगर हम देखने की कोशिश करें, तो सिंस सेकेंड 5 ईयर प्लान से आगे की अगर हम बात करें, तो उसके बाद से लेकर आज तक महंगाई बढ़ी ही बढ़ी, अगर हिंदुस्तान की बात कर ले तो। और उस वो जब ये बढ़ती है, तो ये हर लेवल को हमारे प्रभावित करती है। हर लेवल को प्रभावित करने का मतलब क्या हो गया? जो प्राइस लेवल है, वो इरोजन, जो एक फ्री और रियल जो इनकम होती है हमारी, उसको ये प्रभावित करता है। और साथ में और जो और चीजें, जो एमिनिटीज हम लाइफ में इकट्ठी कर सकते हैं, जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, हम उनका यूज कर सकते हैं, उससे भी वो प्रभावित होती है। और जब इंडस्ट्रियलिस्ट कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी प्रोड्यूस करता है किसी भी आर्टिकल का, तो उसे भी महंगाई, अगर बहुत महंगा वो रखेगा, तो वो अनडाउटली उसकी सेल कम होगी, और जब सेल कम होगी तो वो उससे उसका जो प्रोडक्शन है वो उससे प्रभावित होता है। और इससे जो रिच फार्मर है वो, और जो ट्रेडर्स हैं, वो सारे के सारे एक अपना इन्वेस्टमेंट इतना कर सकते हैं कि दे कैन डू एवरीथिंग। परंतु आम जो किसान है, चाहे वो आम छोटा ट्रेडर है या छोटा जो प्रोड्यूसर है, उसके लिए बहुत मुश्किल की घड़ी होती है। और इसमें जो है वो इनइक्वालिटी ज्यादा इससे क्रिएट होती है, ग्लोबली भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो। देन उसके बाद एक और है क्रेडिट पॉलिसी ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नीरव मोदी का एग्जांपल आपने सुना होगा, अभी 2-3 दिन पहले ही उसका लंदन कोर्ट का डिसीजन आया था कि उसे भारत में इंपोर्ट किया जाएगा। 1300 करोड़ 1300 करोड़ का घोटाला करने वाला भाग गया। क्रेडिट पॉलिसी हमारी ऐसी है। और बैंक्स की, खास करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, वो क्या करती है कि कमेटीज का वो गठन किया, और उसके बाद ये सारा, अब उसको लाने के लिए ही लाखों हजारों रुपए उस पर खर्च हो गया। तो ये भी ग्लोबल इनइक्वालिटीज के लिए हमारा बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। और आरबीआई, जैसे हिंदुस्तान की हम बात करें, तो आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें फंडामेंटल भूमिका निभाता है। और वो सारे के सारे जो पॉलिसीज हैं, क्रेडिट पॉलिसी है चाहे दूसरी पॉलिसीज हैं, उसका निर्माण करके और बैंकों पर वो लागू करवाने की, करने की कोशिश करता है। और इस तरह से जो पूरा जो लार्ज कंपनीज है हमारी, उनको अगर देखें, तो लार्ज स्केल के जो इंटरप्राइजेस होते हैं, वो इजिली उन्हें लोन मिल जाता है। जैसे नीरव मोदी का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया, परंतु एक किसान जिसने कि कुछ सैकड़ों रुपया बैंक से लिया होगा, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये इस तरह का हमारा भारत बनता है। और इस तरह की कई और कंट्रीज भी हैं, वो भी इस तरह से ही है। और बड़ों के लिए हमेशा क्रेडिट पॉलिसी है, दैट इज डिफरेंट, और जबकि आम आदमी के लिए दैट इज डिफरेंट। होना भी चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, उन्हें देश को चलाना है।
वो उनका जो लेंगे उसके बदले में इंटरेस्ट देंगे और उसके बदले में रोजगार देंगे और उसके बदले में देश को आगे चलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु परंतु इससे ग्लोबली इससे जो इनइक्वालिटी है वो और बढ़ती जाती है और क्रिएट होती जाती है। कल मेरा बेटा मुझे बोल रहा था शाम को, बोला पापा कोविड के टाइम में 2020 में 2020 में 33 बिलियनियर जो है इंडिया में और ऐड हुए हैं। 33 बिलियनियर, एक मिलियनियर होता है ना, एक बिलियनियर जिसको हम करोड़पति, अरबपति जिसको हम कहते हैं, अरबपति 33 अरबपति और ऐड हुए हैं भारत में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है वी आर मूविंग फास्ट, ऊपर हम जा रहे हैं। एक टेबल, एक ट्रायंगुलर टेबल हमने आपके सामने आपके साथ लास्ट ईयर शेयर किया था कि दुनिया में जितनी वेल्थ है, दुनिया में जितनी वेल्थ है उसके जो ऊपर वाले जो लोग हैं, मोर देन 90% जो वेल्थ है वो 1% लोग उसको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो ये एक ग्लोबल इनइक्वालिटी का बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे सामने है। देन उसके बाद लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग पॉलिसी, चाहे वो इंडस्ट्रियल लीजिंग के लिए है या चाहे किसी भी और काम के लिए है, लाइसेंसिंग पॉलिसी का जो है उसे इम्प्लीमेंट किया होता है। और आज के टाइम में इसको हटाने के लिए, हाँ, और लाइसेंस किसको मिलेगा? सिर्फ उसी को मिलता है जो ऊंची बोली देगा। ऊंची बोली देगा, चाहे किसी मामले में भी जब वो ऊंची बोली देगा तो फिर गवर्नमेंट जो है तब तक उसको वो करती है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू उसको जनरेट करके देगा उसी को जो ठेका है वो मिलता है। ठेका चाहे वो टोल प्लाजा का है, ठेका चाहे वो टोल टैक्स इकट्ठा करने वाले, जैसे चंबा पठानकोट रोड पे टोल टैक्स इकट्ठे करने वालों का है, या कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जिट करने वाले किसी भी एजेंसी का है। तो उसमें लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट जो है, आज हमारी भारत सरकार ने क्या कर दिया, सिंगल विंडो क्लियरेंस का कंसेप्ट लेके आ गए हैं। सिंगल विंडो, एक ही विंडो के पास आएंगे और सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, लाइसेंस का झंझट ही खत्म, लाइसेंस राज खत्म। परंतु ये जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है ये क्या करती है कि सारी दुनिया में, क्योंकि हम यहाँ छोटे लेवल पे देखते हैं, जब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हम जाते हैं तो वहां IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड गाइडलाइंस होती है, जो इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड IFT को वो रेगुलेट करते हैं कौन कितना एक्सपोर्ट करेगा, कितना इंपोर्ट करेगा, उसके लिए रेगुलेशन जो है वो उनके चलते हैं। तो वो उसमें उनकी जो पॉलिसीज हैं वो इंक्रीज करती हैं हमारी ग्लोबल इनइक्वालिटीज को, क्योंकि वो पॉलिसीज कुछ ऐसी होती हैं वो कुछ एक लोगों के लिए हैं, कुछ एक कंट्रीज के लिए फेवरेबल हैं। अभी अगर हम अपने देश की बात करें या किन्हीं और डेवलपिंग देशों की बात करें, तो जो डेवलप देश होगा, जिसके पास पैसा है, जिसके पास स्किल है, वो क्या करेगा कि वो अपनी जो पॉलिसीज हैं उन्हें डेवलपिंग पे और अंडर डेवलप पे उनके ऊपर इम्पोज करता है, उनके ऊपर डालेगा, इम्पोज करेगा। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से जो पॉलिसीज बनती हैं उससे भी ग्लोबल इनइक्वालिटी जो वो क्रिएट होती है, रादर बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। देन इवेजन ऑफ टैक्सेस। टैक्स जब हमारे ऊपर लगते हैं तो आप कल हम डिस्कस कर रहे थे, तो तेल जो है, डीजल पेट्रोल हम जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर जीएसटी को हटा दिया जाए, सॉरी जीएसटी नहीं, स्टेट टैक्सेस है उसको हटा दिया जाए और सेंट्रल के टैक्सेस को हटा दिया जाए, तो तेल की कीमत जो है वो 23 रुपए कुछ पैसे हो जाती है, 23 रुपीज, लेस देन 30 रुपीज। और अभी जो गवर्नमेंट की बात चली हुई है, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि शायद तेल को जीएसटी में ला रहे हैं। जीएसटी में आ गया तो जो रेट होगा तेल का वो 50 रुपए से नीचे आ जाएगा, इट विल बी अराउंड 30 एंड 40 रुपीज, क्योंकि उसमें जीएसटी का आपको पता ही होना चाहिए कि जीएसटी में सिंगल टाइम टैक्स लगता है, 2 टाइम नहीं होता, कहीं भी प्रोक्योरमेंट पे कहीं भी टैक्स नहीं होता है। और यहाँ सरकार सबसे ज्यादा कमाती है, वो इसी से कमा रही है आज की डेट में। तो ये इस तरह से टैक्सेस जो हैं वो बहुत ही, जहां जितने ज्यादा टैक्सेस होते हैं वहां इनइक्वालिटी उतनी ज्यादा बढ़ती है। कुछ तबका बहुत अमीर हो जाता है तो कुछ तबका जो पेयर है, देने वाले हैं, वो नीचे हो जाते हैं। और सुबह खबर दिख रहा था तो वो बोला जो सिलेंडर है गैस का वो 25 रुपए और महंगा हो गया। कैसे, कहाँ था सिलेंडर, आज कहाँ पहुंच गया। और एक साइड बोलते हैं कि आग नहीं जलानी है, इससे हिमालय पर प्रभाव पड़ता है, बर्फों पर प्रभाव पड़ता है, जो ग्लेशियर है हमारे उस पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी साइड सिलेंडर आप अगर 900 रुपए का देंगे तो गरीब आदमी कहाँ से उसको प्रिक्योर करेगा। तो ये देखने वाली सारी चीजें हैं। और अंत में जो है कि ग्रोइंग मेनेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी जो है
वो आप आज के टाइम में ग्रो हो रही है। और जिसको हम बोलते हैं ब्लैक रिच, ब्लैक मनी वाले, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ हिंदुस्तान में भी हुई थी ब्लैक मनी के ऊपर। तो जो ब्लैक रिच हैं, जो ब्लैक इकोनॉमी है, वो एक पैरेलल इकोनॉमी के रूप में आती है और ये बहुत बड़ा कारण बनती है, जिसकी वजह से जो है सारी की सारी इकोनॉमी जो हमारी डिस्टर्ब होती है और ग्लोबल इनइक्वालिटीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल बनती है। कैसे बोला कि जो पैसा जो सिस्टम के थ्रू आएगा, बैंक के थ्रू आएगा, वो सरकार की नजर में होगा, वो सरकार की नजर में होगा। मुझे बहुत हैरानी हुई, चंबा शहर में एक दुकान बिकी, कीमत कितनी उसकी सोचिएगा जरा। दुकान का मेरी लाइब्रेरी से कम है, जितना जहां मैं बैठा हूं उससे कम है। कीमत उसकी 1,56,00,000, 1.5 करोड़ से ज्यादा, 1.5 करोड़ से ज्यादा उसकी कीमत। और वो दुकान एक बुक सेलर ने खरीदी, बुक सेलर ने। आप सोचिएगा कि 1.5 करोड़ जो था, अगर वो थ्रू प्रॉपर रूट अगर उनके पास जाता तो कितना सरकार को पैसे देने पड़ते उन्हें और कितना वेलफेयर में काम आता। परंतु उन्होंने क्या किया कि हो सकता है कि वही ब्लैक जो रिच हैं उन्होंने इस तरह की सारी चीजें की हों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इनइक्वालिटीज हैं, वो इस तरह से अगर धरातल पे देखने की कोशिश करें तो बहुत सारी और चीजों को क्रिएट करते हैं, जो कि आगे चल के पूरे विश्व को इस तरह से रख देती हैं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसी के साथ आज का जो वक्तव्य है इसको खत्म कर